चले चले कहानी, चली कहानी। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हैं चली कहानी। मैं हूं कहानी वाला रजत, लेकर आया हूं चली कहानी के सीजन 2 में दुनिया के महान साहित्यकारों की लिखी कुछ अनमोल कहानियां, जैसी आज की कहानी एंटोन चेखोव की लिखी हुई कीमती सबक। रशिया के एक महान साहित्यकार चेखोव की 2 और कहानियां अब तक मैं आपको सुना चुका हूं। ये कहानी उसी कड़ी में, कीमती सबक। उस उन्नतिशील व्यक्ति के लिए विदेशी भाषाओं से अनभिज्ञ रहना बहुत बड़ी बाधा है। वोरोतोव को इस बात का अनुभव तब हुआ जब डिग्री प्राप्त करने के बाद उसने एक विषय पर अनुसंधान यानी रिसर्च करना प्रारंभ किया। उसके लिए जरूरी था कि वो बाकी विदेशी भाषाएं भी समझे। यह हमारी कहानी का नायक है, वोरोतोव। यह बड़ा कठिन है, उसने कष्टपूर्वक सांस लेते हुए कहा। हालांकि वो 26 साल का है, लेकिन अभी से बहुत मोटा और भारी हो गया है, इसीलिए उसे सांस लेने में बड़ा कष्ट होता है। उसने किसी भी कीमत पर अपने स्वाभाविक आलस पर विजय प्राप्त करने और फ्रेंच और जर्मन भाषाएं सीखने का पूरा निश्चय कर लिया था। वो एक मास्टर की तलाश करने लगा था। सर्दियों की एक दिन दोपहर को वोरोतोव अपने पढ़ाई के कमरे में बैठा हुआ था, काम कर रहा था कि नौकर ने आकर उसे बताया कि एक युवती उसके बारे में पूछ रही है, यानी एक जवान सुंदर लड़की। उसे भीतर आने को कहो, वोरोतोव ने कहा। एक युवती नवीनतम फैशन की सुंदर पोशाक पहने हुए भीतर आई। उसने एक फ्रेंच भाषा की शिक्षिका के रूप में अपना परिचय दिया। उसका नाम एलिस एनक्विटी था। उसने वोरोतोव को बताया कि उसे वोरोतोव के एक मित्र ने भेजा है। बहुत प्रसन्नता हुई, कृपया बैठ जाइए। वोरोतोव ने गहरी सांस लेते हुए और अपनी रात में पहनी जाने वाली कमीज के कॉलर पर हाथ रखते हुए कहा। अच्छी तरह सांस लेने के लिए वो काम करते समय कॉलर वाली कड़ी लेनिन की कमीजें न पहनकर हमेशा रात को पहने जाने वाली कमीज ही पहनता है, जिससे आराम से सांस खींची जा सके। मेरे दोस्त पियोत्र सर्जीच ने आपको भेजा होगा। हाँ, मैंने उससे इस बारे में कहा था। बड़ी प्रसन्नता हुई। मैडम एनक्विटी से बातें करते समय उसने उसकी तरफ शर्माते हुए बहुत उत्साहपूर्वक देखा। वो एक असली फ्रांसीसी महिला थी, बहुत फुर्तीली और अभी बिल्कुल कम अवस्था वाली। उसके पीले दुर्बल चेहरे, छोटे घुंघराले बालों और अस्वाभाविक रूप से पतली कमर को देखते हुए उसकी अवस्था 18 बरस की लग रही थी। लेकिन उसके चौड़े स्वस्थ कंधों की सुंदर ललित रेखाओं और कठोर आंखों को देखकर वोरोतोव ने सोचा कि उसकी अवस्था 23 बरस से कम नहीं है और 25 बरस की भी हो सकती है। परंतु वह फिर सोचने लगा कि वो शायद 18 से ज्यादा की नहीं होगी। उसका चेहरा इतना नीरस और व्यवहार कुशल दिखाई पड़ रहा था, जैसे कि उस व्यक्ति का होता है जो रुपए पैसे के बारे में बात करने आया हो। बस वो एक बार भी न तो मुस्कुराई और न गुन्नाई। सिर्फ एक बार ही उसके चेहरे से परेशानी झलकी, जब उसे मालूम पड़ा कि उसकी जरूरत बच्चों को पढ़ाने के लिए न होकर एक ताकतवर पूरे जवान आदमी को पढ़ाने के लिए, यानी कि वोरोतोव। तो एलिस, वोरोतोव ने कहा, हम लोग हर रोज सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक एक सबक पढ़ा करेंगे। आपकी फीस के बारे में यह है कि एक सबक का 1 रूबल मिलेगा। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। वोरोतोव ने उससे पूछा कि क्या वो चाय पीना पसंद करेगी या कॉफी, या आज का दिन आखिर कितना सुहावना है, इस बारे पर कोई बात। और उसने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराकर मेज पर बिछी हुई ऊनी चादर को थपथपाते हुए मित्रतापूर्वक स्वर में पूछा कि वो कौन है, उसने कहां शिक्षा पाई है और उसकी आमदनी का जरिया क्या है। भावहीन और व्यवहार कुशल ढंग से एलिस ने बताया कि उसने एक प्राइवेट स्कूल में अपनी शिक्षा समाप्त करके एक प्राइवेट शिक्षा का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। कुछ दिन हुए उसके पिता की लाल बुखार से मृत्यु हो चुकी है। मां जिंदा है और नकली फूल बनाने का काम करती है, और वो मैडम एनक्विटी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है और फिर शाम तक अलग अलग संपन्न परिवारों में पढ़ाने का काम करने में बिजी रहती है। वो अपने पीछे नारी वस्त्रों की एक भीनी सी सुगंध छोड़ती हुई चली गई। उसके जाने के बाद बहुत देर तक वोरोतोव काम नहीं कर सका और मेज पर बैठा ऊनी चादर को थपथपाता हुआ सोचता रहा। किसी लड़की को अपनी जीविका स्वयं कमाते हुए देखना बड़ा अच्छा लगता है, उसने सोचा। दूसरी तरफ यह सोचना बड़ा बुरा लगता है कि गरीबी एलिस एनक्विटी जैसी सुंदर और कोमल लड़की को भी नहीं बख्शती। उसे भी जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह स्थिति बड़ी दुखदाई है।
गुणवती फ्रांसीसी महिलाओं को पहले कभी न देखने के कारण उसने ये सोचा कि ये सुंदर पोशाक पहनने वाली सुंदर युवती, जिसके कंधे पुष्ट हैं और कमर अत्यधिक पतली, फ्रांसीसी भाषा पढ़ाने के अलावा और कुछ काम करती जरूर होगी। दूसरी शाम को जब घड़ी 7 बजने में 5 मिनट का समय बता रही थी, मैडम एनक्विटी पाले से गुलाबी पड़ी हुई नजर आई। उसने मार्गोट की पुस्तक खोली जिसे वो अपने साथ लाई थी और बिना उसका परिचय दिए पढ़ाना शुरू कर दिया। फ्रांसीसी भाषा के व्याकरण में 26 अक्षर होते हैं। पहला अक्षर ए कहलाता है, दूसरा बी। माफ कीजिएगा, वोरोतोव ने मुस्कुराते हुए टोका। मैडम, आपको पढ़ाने की अपनी पद्धति में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। आप जानती हैं मैं रूसी, ग्रीक और लैटिन भाषाएं अच्छी तरह जानता हूं। मैंने तुलनात्मक भाषा विज्ञान पढ़ा है और मेरे ख्याल में हम लोग मार्गोट को छोड़ सकते हैं और सीधे लेखक की कृति से प्रारंभ कर सकते हैं। और उसने फ्रांसीसी लड़की को बताया कि वयस्क व्यक्ति किस तरह से भाषाएं सीखते हैं। मैं बताना जारी रखा। मेरे एक मित्र ने जो आधुनिक भाषाएं सीखना चाहता था, अपने सामने फ्रांसीसी, जर्मन और लैटिन भाषा की कहानियां रख ली और उन्हें एक एक करके साथ साथ सावधानी पूर्वक प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए पढ़ा। और आप इस बात का विश्वास कीजिए कि उसने 1 साल से कम समय में अपना उद्देश्य सिद्ध कर लिया। हम लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। हम किसी लेखक की पुस्तक उठा लेंगे और उसे पढ़ेंगे। उस फ्रांसीसी लड़की ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। स्पष्ट रूप से यह सुझाव उसे अत्यंत सीधा मगर अजीब सा लगा। अगर उसके सामने किसी बच्चे ने ऐसा विचित्र सुझाव रखा होता तो वो नाराज हो जाती और उसे डांट देती, परंतु ये एक वयस्क आदमी था और तगड़ा भी था और उसे डांट नहीं सकती। इसलिए उसने अस्पष्ट रूप से कंधे सिकोड़े और बोली, जैसी आपकी मर्जी। वोरोतोव ने अपनी किताबों की अलमारी खोली और पन्ने मुड़ी हुई एक फ्रांसीसी भाषा की पुस्तक निकाली। ने पूछा, ये ठीक रहेगी? एक ही बात है, लड़की ने जवाब दिया। ऐसी स्थिति में हमें इसी से आरंभ करना चाहिए। भगवान हमारी सहायता करे। आइए टाइटल यानी शीर्षक से प्रारंभ करें। मैडम एनक्विटी ने अनुवाद किया। मेमोआर्म, संस्मरण। प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते और गहरी सांसें लेते हुए उसने मेमोआर्म्स शब्द 15 मिनट इसी पर बिता दिए और उतना ही समय दी मेमोआर्म्स के दी शब्द पर बिताया। इससे वो युवती परेशान हो उठी। उसने वोरोतोव के सवालों का जवाब सुस्ती से दिया और परेशान नजर आने लगी। ये स्पष्ट था कि वो अपने शिष्य को ठीक तरह से नहीं समझ पाई थी और उसने उसे समझने की कोशिश भी नहीं की। वोरोतोव उससे सवाल पूछता और साथ ही उसके सुंदर बालों की तरफ देखते हुए सोचता रहता। इसके बाल स्वाभाविक रूप से घुंघराले नहीं हैं, ये उन्हें घुंघराले बनाती है। एक बड़ी अजीब सी बात है। वो सुबह से लेकर रात तक काम करती है और फिर भी अपने बाल घुंघराले बनाने का समय मिल जाता है। ठीक 8 बजते ही वो उठ खड़ी हुई और नीरस रूखे स्वर में बोली, नमस्कार महाशय। कहती हुई उस अध्ययन कक्ष से बाहर निकल गई। अपने पीछे वही कोमल, मधुर और व्यग्र कर देने वाली सुगंध छोड़ दी। फिर इसके बाद उसका शिष्य बहुत समय तक कुछ भी नहीं कर सका। वो मेज पर बैठा हुआ सोचता रहा। उसके बाद बीतने वाले दिनों में उसे यह विश्वास हो गया कि उसकी शिक्षिका एक आकर्षक, भावुक और सुंदर महिला है, लेकिन उसकी शिक्षा बहुत बुरी तरह हुई है और वह वयस्क व्यक्तियों को पढ़ाने में अयोग्य है। इसलिए उसने तय किया कि वह अपना समय बर्बाद नहीं करेगा, उससे पीछा छुड़ा लेगा और दूसरा मास्टर रखेगा। जब वो 7वीं बार आई तो उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला जिसमें 7 रूबल रखे हुए थे और उसे अपने हाथ में पकड़ते हुए बहुत उद्विग्न होकर कहने लगा, माफ कीजिएगा एलिस, परंतु मुझे आपको बता देना चाहिए, मैं बहुत दुखदायी परिस्थितियों में फंसा हूं। उस लिफाफे को देखकर वो फ्रेंच लड़की भांप गई कि उसका क्या मतलब है। सबक पढ़ाते समय आज पहली बार उसका चेहरा कांपा और उसकी भावहीन व्यवहार कुशल मुद्रा गायब हो गई। उसके चेहरे पर थोड़ी सी लालिमा झलकी और नजर नीचे करते हुए वो अपनी सुनहरी जंजीर को कांपती हुई उंगलियों से छेड़ने लगी। ये उसके वो घुंघरालू बाल थे। वोरोतोव ने उसकी बेचैनी को भांप लिया कि उसके लिए 1 रूबल कितनी बड़ी चीज है और जो कुछ कमा रही है उसे खोना उसके लिए कितना भयानक होगा। मुझे आपको बता देना चाहिए, वो बड़बड़ाया और तभी और ज्यादा व्याकुल हो मन ही मन कांपते हुए उसने शीघ्रतापूर्वक उस लिफाफे को जेब में ठूस लिया और कहने लगा, माफ कीजिए, मैं आपको 10 मिनट के लिए अकेला छोड़ दूं। और ऐसा भाव दर्शाते हुए वो उसे बिल्कुल भी नहीं हटाना चाहता।
बल्कि सिर्फ उसे 10 मिनट के लिए अकेली छोड़ जाने की आज्ञा मांगता है। और वो दूसरे कमरे में चला गया और वहां 10 मिनट तक बैठा रहा। फिर पहले से और परेशान होता हुआ लौटा। उसे ऐसा लगा कि एलिस ने उसकी एक क्षणिक अनुपस्थिति का अपने मन में कुछ ना कुछ अर्थ लगाया होगा, और इससे वो और भी ज्यादा परेशान था। पढ़ाई फिर से शुरू हुई। वोरोतोव को उसमें मजा नहीं आया। ये अनुभव कर कि इन सब को इससे कोई लाभ नहीं होगा, उसने उस फ्रेंच लड़की को जैसा वो चाहे वैसा ही करने की आजादी दे दी। उस लड़की ने जैसा चाहा 10 पन्नों का वैसा अनुवाद कर दिया और वोरोतोव ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो बैठा हुआ गहरी सांसें लेता रहा और कोई काम न होने की वजह से उसके घुंघराले बालों को और उसके कोमल सफेद हाथों को या उसकी गर्दन की तरफ देखता रहा और उसके कपड़ों की गंध सूंघता रहा। उसने अनुभव किया कि वो बहुत भद्दी बातें सोच रहा है और इसके लिए वो लज्जित हो उठा। कि दिल में कोमल भावनाएं उत्पन्न हो उठी। फिर उसे बेचैनी हुई और चोट सी लगी कि उस लड़की का व्यवहार उसके साथ इतना नीरस और दुनियादारी जैसा है और वो उसके साथ सिर्फ शिष्य यानी स्टूडेंट सा व्यवहार करती है। कभी मुस्कुराती नहीं और इस बात से डरती रहती है कि कहीं वो उसे अचानक छू न ले। वो ताज्जुब कर रहा था कि किस तरह उसके दिल में विश्वास उत्पन्न करे और उसे अच्छी तरह समझे, उसकी सहायता करे और उसे बता दे कि वो कितना बुरा पढ़ाती है। एक दिन मैडम एनक्विटी चुस्त गुलाबी पोशाक पहनकर पढ़ाने आई। उसके चारों ओर एक ऐसी सुगंध उड़ रही थी जिससे ऐसा लगता था मानो वो एक बादल में लिपटी हुई है और इस बात के लिए प्रस्तुत है कि अगर कोई उस पर फूंक मारे वो हवा से उड़ जाए या धुएं की तरह गायब हो जाएगी। उसने माफी मांगी और कहा कि वो पढ़ाने के लिए सिर्फ आधा घंटा ठहर सकेगी क्योंकि वो यहाँ से सीधा एक नृत्य में भाग लेने जा रही है। वोरोतोव ने उसके गले और खुली गर्दन के पीछे के हिस्से को गौर से देखा और समझ गया कि फ्रांसीसी औरतों की ये प्रसिद्धि क्यों है कि वो इतनी सीधी और तुच्छ होती हैं कि उन्हें आसानी से पटाया जा सकता है। यहाँ पटाने से अर्थ है उन्हें मनाने का या उन्हें समझाने का। वो सुगंधी के उस बादल, उसके सौंदर्य और खुले हुए अंगों को देखकर बहुत उत्तेजित हो उठा। परंतु वो लड़की उसके विचारों से अनभिज्ञ और शायद उनमें से कुछ भी रुचि न रखती हुई शीघ्रता से पृष्ठ पलटती गई और धारावाहिक रूप से अनुवाद कर दी गई सीरियल ऑर्डर में। वो सड़क पर चल रहा था और रास्ते में एक व्यक्ति के मिलने पर जो उसका दोस्त था उसने कहा, तुम्हें कहाँ जाने की जल्दी है? तुम्हारे इस पीले से चेहरे को देखकर मुझे दुख होता है। मेमोइर्स बहुत पहले खत्म हो चुकी थी और इस समय एलिस किसी दूसरी किताब का अनुवाद कर रही थी। एक दिन वो नियत समय से 1 घंटा पहले ही पढ़ाने चली आई। इसके लिए उसने माफी मांगते हुए कहा कि वो ठीक 7 बजे जाना चाहती है क्योंकि उसे लिटिल थिएटर जाना है। पढ़ाई के बाद उसे बाहर तक पहुंचाकर वोरोतोव ने कपड़े बदले और खुद भी थिएटर चल दिया। वहां गया और उसने सोचा कि वो केवल परिवर्तन और मनोरंजन की खातिर यहाँ आया है और एलिस के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा। इस बात को स्वीकार नहीं कर सका कि एक गंभीर स्वभाव वाला व्यक्ति जो विद्वान बनने जा रहा है, आदतों से बहुत सुस्त है, सिर्फ एक ऐसी लड़की से मिलने के लिए थिएटर जा सकता है जिससे वो अच्छी तरह से जानता तक नहीं और जो मंद बुद्धि और पूरी तरह से मूर्ख लगती है। फिर भी किसी कारणवश इंटरवल यानी मध्यांतर के समय उसका दिल धड़क उठता है और बिना इस बात का अनुभव किए कि वो क्या करता है, वो गलियारे में एक लड़के की भांति इस तरह घूमता रहता है मानो किसी की तलाश कर रहा। और जब ये इंटरवल या मध्यांतर का समय समाप्त होता है तो उसे बड़ी निराशा हुई और जब उसने वही परिचित गुलाबी पोशाक और सुंदर रेशमी कपड़ों के नीचे झलकते हुए सुंदर कंधे देखे तो उसका दिल तेजी से धड़क उठा, जैसे सुख की संभावना का पहले ही अनुभव हो रहा। वो प्रसन्न होकर मुस्कुरा उठा और जिंदगी में उसने पहली बार इस एहसास को अनुभव किया, महसूस किया। एलिस 2 मामूली शक्ल सूरत के विद्यार्थियों और एक अफसर के साथ जा रही थी। वो हंस रही थी, जोर जोर से बातें कर रही थी, खुलकर अदाएं दिखा रही थी। वोरोतोव ने उसे इस रूप में कभी नहीं देखा था। वो स्पष्ट रूप से प्रसन्न, संतुष्ट, उत्साहित और निष्कपट प्रतीत हो रही थी। किस लिए? क्यों? शायद इस कारण कि वे लोग उसके दोस्त थे और उसके समाज का अंग थे और वोरोतोव ने अनुभव किया कि उसके और इस वर्ग के मध्य एक भयंकर अलगाव है। उसने अपनी शिक्षिका को नमस्कार किया, लेकिन उस लड़की ने उपेक्षापूर्ण ढंग से सिर हिला दिया और जल्दी से आगे निकल गई। ये साफ था कि वो अपने दोस्तों पर यह जाहिर नहीं होने देना चाहती थी कि ये उसका शिष्य है
और उसे पैसे कमाने के लिए वहां पढ़ाना पड़ता है। थिएटर पर हुई मुलाकात के बाद वोरातोव ने अनुभव किया कि वो प्रेम करने लगा है। उसके बाद होने वाली पढ़ाई के समय वो अपनी सुंदर शिक्षिका को देखकर अपनी भूख मिटाने लगा और बिना स्वयं के संघर्ष किए अपनी अच्छी बुरी कल्पनाओं को उसने पूरी ढील दे दी। मैडम एनिक्विटी के चेहरे पर वही उपेक्षापूर्ण भाव बने रहे। वो हर रोज ठीक 8 बजे भावहीन स्वर में बोल देती, नमस्कार महाशय, और वोरातोव को ऐसा लगता कि उसकी तनिक भी उसे परवाह नहीं, न उसकी कभी परवाह करेगी वो, और ये कि उसकी स्थिति निराशाजनक है। कभी कभी पढ़ाते समय वो स्वप्न देखने लगता, आशा करने लगता और योजनाएं बनाने लगता। उसे मन ही मन अपने प्रेम की घोषणा करने के लिए वक्तव्य कई बार गढ़े। ये सोचा कि फ्रांसीसी औरतें बड़ी सीधी और आसानी से हाथ आ जाने वाली होती हैं, परंतु उसके लिए अपने विचारों को समाप्त कर देने के लिए इतना ही काफी था कि वो अपनी शिक्षिका के चेहरे की तरफ देख ले बस। उसी तरह जैसे एक मोमबत्ती को बाहर बरामदे की हवा में लाते ही वो बुझ जाती है। एक बार विवश होकर, अपने को भूल कर, मानो जैसे किसी नशे में हो, वो अपने को रोक न सका और उसने लड़की का रास्ता रोक लिया जब वो अध्ययन कक्ष से बाहर निकलकर दरवाजे की तरफ जा रही थी। वही कठिनाई से सांस लेते हुए और हकलाते हुए अपनी प्रेम की घोषणा करने लगा। तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मुझे कुछ कहने की आज्ञा दो। और एलिस ये सोचकर कि उस घोषणा के बाद वो यहां फिर नहीं आ सकेगी और न एक सबक का 1 रूबल पा सकेगी, शायद इस डर से वो पीली पड़ गई। अपनी आंखों में डर की छाया लिए हुए उसने जोर से फुसफुसाते हुए कहा, अब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बोलिए मत, कुछ मत बोलिए, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, आपका ऐसा करना ठीक नहीं है। और वोरातोव इसके बाद रात भर सो नहीं सका। वो शर्म से गड़ा जा रहा था। उसने अपने आप को अपराधी ठहराया और गहराई से सोचने लगा कि उसने अपने प्रेम की घोषणा करके उस लड़की का अपमान किया है और वो फिर उसके यहां कभी नहीं आएगी। उसने तय किया कि वो दूसरे दिन सुबह ही पता बताने वाले दफ्तर से उसका पता मालूम करेगा और क्षमा प्रार्थना करते हुए एक पत्र लिख देगा। लेकिन एलिस बिना पत्र भेजे ही आ गई। पहले 1 मिनट तक तो कुछ बेचैनी सी महसूस हुई, फिर उसने एक किताब खोली और तेजी से पहले की तरह अनुवाद करने लगी। ओ युवक, मेरे बालों के फूलों को मत तोड़ो, जिन्हें मैं अपनी बीमार बेटी को देना चाहती हूं। वो आज भी आती है। 4 किताबों का अनुवाद हो चुका है, लेकिन वोरातोव मेमोयर्स शब्द को छोड़कर और कोई भी शब्द नहीं जानता। और जब उससे उसके साहित्य अन्वेषण यानी रिसर्च संबंधी काम के बारे में पूछा जाता है, वो हाथ हिला देता है और बिना उत्तर दिए उस बात को उड़ाकर मौसम की बातें करने लगता है। मेमोयर्स यानी संस्मरण, और वो आज भी आती है। बहुत सी बातें कह दी हैं एंटोन चेखोव ने अपनी कहानी के इस अंत में, और सही मायने में देखा जाए तो यह अंत भी नहीं है, ये उतनी ही शुरुआत है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। तो कीजिए, इसके आगे की कहानी की कल्पना आप खुद कीजिए। मैं हूं कहानी वाला रजत, लौटूंगा एक और कहानी लेकर रेडियो सिटी पर चली कहानी में। यह है चली कहानी सीजन 2। चले 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 कहानी, चली कहानी।